अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है और स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर को जहां हमने प्रीवियसली इसको छोड़ा था। ठीक है, आवाज आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, आवाज में कोई इशू हो या वीडियो में कोई इशू तो काइंडली आप चैट बॉक्स के जरिए आप बताएं। ठीक है, और अच्छा एक तो आया था कि एसएलओ जो है हम मेरे ख्याल से आई थिंक हमने पुराने एसएलओ डाउनलोड कर लिए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी, तो मैं अब आपके सामने मैंने हाँ इसको मुझे एसएलओ मिल गए हैं 217 के, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ या एक दफा उसको एक नजर देख लेते हैं कि हमने उसका कितना पार्ट कवर किया है और आज हमने कौन सा एसएलओ करना है कवर। ठीक है, तो आइए जरा इसको देखें। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा और उसको हम मिलकर डिस्कस करेंगे कि हमने कितना एसएलओ किए हैं अभी तक। देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये हमारे नए एसएलओ से मुराद होता है कि हर 3 साल बाद हर 4 साल बाद जो है आखान बोर्ड वाले अपने एसएलओ को रिवाइज करते हैं। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि एसएलओ कंप्लीटली चेंज हो गए। रिवाइज का मतलब ये होता है कि वो या तो एसएलओ की तरतीब चेंज कर देते हैं या एक या दो नए एसएलओ ले आते हैं और एक दो पुराने एसएलओ को डिडक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली रिवीजन का मतलब या रिवाइज एसएलओ का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपका पूरा सिलेबस चेंज हो गया। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि एक दो तीन या चार आपके एसएलओ किसी न किसी चैप्टर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा पहला चैप्टर है वो नया स्लो जो पहला चैप्टर ही है, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने अभी तक डिस्कस किया था आपसे 9.1। 9.1 का जो एसएलओ नेम है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें मैं आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर चुका था और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम पढ़ चुके थे। 9.1 के अंदर लिखा हुआ है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एसएलओ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 9.1 हम लोग एसएलओस कवर कर चुके हैं। सेकंड इसको कह रहा है कि डिफाइन द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आइए हम इसको आज डिस्कस करेंगे आपके सामने। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको स्कीम दी थी, लेकिन आइए इसको आज के एसएलओस के अंदर या आज लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे, व्हिच इज डायनामिक। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद एसएलओ में लिखा हुआ है कि बच्चे को चाहिए कि शो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। बच्चे को दोनों रिएक्शन दिखाने आने चाहिए, शो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिवर्स रिएक्शंस यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी अगर आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन दी जाए, कोई ना कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन दी जाए, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें से कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन है कौन सा बैकवर्ड रिएक्शन है। बहुत सिंपल सा एसएलओ है, ये आप बच्चों को हमेशा शो करना आना चाहिए एसएलओ के मुताबिक। और फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है 9.4.1, वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में मैं पहले दिन से डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम, इन तमाम की आपने ए या बी की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो आइए आज इस पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अब मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूँ। आपने देख लिया फर्स्ट एसएलओस के अंदर 9.1 के अंदर ये 4 एसएलओस है हमारे पास। ठीक है, तो आइए आप इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपसे मैंने कहा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको जो बताया था कि ए प्लस बी अगर रिएक्शन रिवर्सल है तो सी प्लस डी बन रहा है। और केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हमेशा जो हमारा रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद ये होता है कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और वो बैकवर्ड भी आएगा। यानी सबसे पहले वो रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट से रिएक्शन में भी कन्वर्ट होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों रेट आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उस स्टेट को हमने केमिकल इक्विलिब्रियम डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब नाम से आंसर है, फिजिक्स अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी है तो उसमें आपने स्टैटिक एंड डायनामिक्स दोनों चीजें पढ़ी हुई है। स्टैटिक का मतलब होता है व्हेनेवर एनीथिंग इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही, चैट बॉक्स में क्यों आई है वीडियो क्लियर नहीं आ रही, एक रुकिएगा।
जी बेटा, अब क्लियर आ रही है आपको? वीडियो क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जी आई थिंक बेटा आपकी बैंडविड्थ का इशू है, आपकी नेट की जो बैंडविड्थ है वो लो आ रही है। वीडियो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रही है हमारे पास। शायद आपको, अच्छा आप क्लियर हो गई आपकी वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता था कि स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि स्टैटिक का मतलब होता है बेटा व्हेनेवर एनीथिंग इज एट रेस्ट, यानी कभी भी अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो और बॉडीज रेस्ट पे हो तो हम इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एक बॉडी में इक्विलिब्रियम आ जाए और वो मोशन में हो कंटिन्यूसली तो उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप हमारे एसएलओस के अंदर देखिए, आप स्टैटिक के वर्ड को इतना इलोबरेट नहीं किया जितना आपसे पूछा गया कि बताएं व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली तमाम रिवर्सिबल रिएक्शन में जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है बच्चों वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बच्चों उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है उसमें। कैसे? अब डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखें तो पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, उसमें देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बकायदा लिखी हुई है। हम दोनों रीड आउट करेंगे, स्टैटिक भी करेंगे और डायनामिक भी करेंगे, क्योंकि बेशक जो है हमारे पास स्टैटिक हमारे पास एसएलओस का नहीं है, लेकिन उसको रीड आउट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए वो कहते हैं पेज नंबर, अगर आप आ जाए पेज नंबर 4 के लास्ट पैराग्राफ पर, उसमें लिखा है व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी अगर कभी रिएक्शन प्रोसीड होने से रुक जाए, इट इज कॉल्ड स्टैटिक। जब भी मैं आपसे जब भी कोई चीज रेस्ट होती है, रुक जाती है, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये कब होता है? मोस्टली ये फिजिकल फिनोमेना में होता है, जैसे कि बिल्डिंग remain standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is the example of static equilibrium. यानी उसने ऐसी एग्जांपल दी, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करता हूँ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद होती है जब हमारी बॉडी मूव ना करे, ठीक है, यानी तमाम फोर्सेस दूसरे को बैलेंस कर दें। जैसे मेरी रस्टर है, रस्टर को मैंने अपने हैंड पे प्लेस किया, ठीक है, तो आप देखें ये रस्टर रेस्ट पर है, हालांकि इस पे फोर्स लग रही है, इसका वेट जो है मेरे हैंड पे डाउनवर्ड और मेरे हैंड का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, फोर्सेस दो लग रही है इसके ऊपर, लेकिन इस वक्त ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। और ये जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बॉडी एक जगह रुकी हुई है, जो स्टेशनरी हुई है और प्रोसीड नहीं हो रही, इसकी पोजीशन जो है वो सीज हो चुकी है, ठीक है। यानी कभी कोई ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में आए और रुक जाए उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं उसको हमने डिटेल में फोकस करना है, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है मैं पूरी तरह से सुना रहा हूं, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, क्योंकि मैंने क्या बताया था डायनामिक का मतलब होता है जब कोई चीज मोशन में होती है, मुसलसल मोशन में होती है, यानी जब ऐसा रिएक्शन जो कि मुसलसल प्रोसीडिंग फॉर्म में हो, यानी मुसलसल प्रोसीड हो रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा रहा हो और बैकवर्ड डायरेक्शन भी आ रहा हो, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाए, रिएक्शन रुके ना और इक्विलिब्रियम भी फॉर्म हो जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। अब डेफिनेशन को पूरा पढ़ लेते हैं। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। यही बात मैं आपसे डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था बेटा कि जब भी इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा था दोनों की फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की जो है कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। कंसंट्रेशन सेम होने का वर्ड हमने कहीं यूज नहीं किया, हमने सिर्फ यूज किया है कि हमेशा फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है तभी केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कह रहा है
कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगा, उसके बावजूद जो हमारा रिएक्शन है वो नहीं रुकेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो प्रोसीड करता रहेगा। और कहता है बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब इसको उन्होंने बताया पीछे ग्राफ के थ्रू बताया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसको थोड़ा फिर से एलैबोरेट कर लेते हैं कि बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड हुआ इनिशियली, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ा, फर्दर जो लास्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ा, और ये वक्त ऐसा है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड के। ठीक है, ये वो वक्त हुआ जब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, यानी एक यहाँ पर रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, बच्चे का सवाल ये हो सकता है, जो आपका भी सवाल हो सकता है कि सर अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो ये रुक जाएगा, ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, यानी तुम इसको डायनामिक क्यों कह रहे हैं, ये कैसे रुक नहीं रहा और कैसे चलता जा रहा है, कंटिन्यू कैसे है। याद करें, लास्ट लेक्चर में एक बात समझाई थी कि जब वंस अ रिएक्शन हैज अटेन्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जब भी कोई रिएक्शन एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेता है तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन चलता रहता है, बट एट द सेम रेट। रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, रेट का मतलब था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत जरूरी था बेटा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं होता बच्चों कि हमारा रिएक्शन रुक गया है। रिएक्शन हमेशा प्रोसीडिंग फॉर्म में होता है, वही हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। प्रोसीडिंग फॉर्म का मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि जिस समय ए और बी का एक एक मॉलिक्यूल टूटकर सी और डी में जा रहा होगा, उसी समय सी और डी का एक एक मॉलिक्यूल टूटकर ए और बी में बन रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कहेंगे सर डायनामिक है, मॉलिक्यूल यहाँ के वहां जा रहे हैं और वहां के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चल रहा है, हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन भी चल रहा है, लेकिन दोनों के जो रेट है बच्चों वो बराबर हो चुके हैं। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता, सारा रिएक्टेंट होता है, तो इनिशियली फॉरवर्ड रेट होता ही नहीं है। टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, लेकिन रिएक्टेंट बहुत सारा जो है प्रोडक्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली हमारे पास जो रेट होता है, रेट का मतलब है किसी भी चीज की कंसंट्रेशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से इनिशियली रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन चेंज करता है, फिर कुछ देर के बाद प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन चेंज करना शुरू करता है। लेकिन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब दोनों के रेट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब इसमें एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसी लम्हे उसी सेकंड एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का टूट कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है रिएक्शन नहीं रुकता, रिएक्शन विल ऑलवेज बी इन अ प्रोसीडिंग फॉर्म, वो हमेशा प्रोसीडिंग फॉर्म में होगा, लेकिन वो इसको फॉलो कर रहा होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होगा बैकवर्ड के, बट इन अ प्रोसीडिंग फॉर्म। इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपको आसान लोगों में समझाएंगे कि इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इट विल ऑलवेज प्रोसीडिंग, बट इन दैट केस the rate of forward reaction will always be equal to the direction that is called the state of chemical equilibrium। ठीक है, that is fine, I think इतना काफी है डायनामिक के लिए। कोई सवाल है डायनामिक में तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन यानी 9.1.3 की तरफ लेके चलूंगा। अरे कोई सवाल तो आप इसमें पूछे, वरना में हम जो है 9.1.3 की तरफ जाए। 9.1.3 के अंदर ये कह रहा है कि बच्चा शो कर सके कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक किसी भी रिवर्सिबल डायरेक्शन में बच्चा फॉरवर्ड डायरेक्शन को अलग और बैकवर्ड डायरेक्शन को अलग अलग करके हमें रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रिएक्शन है A प्लस बी सी प्लस डी। अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि बच्चों को बताएं इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है,
तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सर इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ये रहा, ए बी सी डी बना रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड पूछा है तो आप डबल एरो नहीं लगाएंगे, आप सिंगल एरो लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड पूछा है मैंने आपसे। और यही मैं आपसे पूछूं बच्चों बताएं इसमें रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। तो आप सबको पता है कि रिवर्स रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट पहले आ जाते हैं और प्रोडक्ट टू की क्या बनना होता है, रिएक्टेंट बनना होता है। तो बेटा ये है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोसीड हुए रिएक्शन में आपको अगर मैं कहूं कि इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग करें और बैकवर्ड रिएक्शन को अलग करके दिखाएं, तो आप हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा मुझे रिवर्स रिएक्शन दिखाएं तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उसका एरो हेड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी ये जो आपको दो एरो दिखाई जाते हैं, फॉरवर्ड का एरो और बैकवर्ड का एरो, जब आपसे कहा जाएगा कि हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन बताएं कि इसमें रिवर्स डायरेक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि सर इसमें रिवर्स डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे और रिएक्टेंट को हमेशा बाद में लिखेंगे। ये जो मैंने आपको काम किया है यहाँ पे बताया आपको, ये हमें एसएनओ में बताया जा रहा है कि बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए बच्चे को, देखें नंबर 3 पे लिखा हुआ है शो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये तो मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, मैं आपको 3-4 रियल लाइफ एग्जांपल भी दूं तो आपको कहूं कि बेटा इसको मुझे फॉरवर्ड अलग और बैकवर्ड अलग करके दिखाएं, तो आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड आपको अलग करके आनी चाहिए और बैकवर्ड आपको अलग दिखा के आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है। इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर 6 पे, शुरू में देखें आप, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 6 के बिल्कुल टॉप पे आप देखें तो आपको नजर आएगा एक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, उसमें अगर आप पढ़े रीड आउट करें तो बहुत सिंपल और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है और हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं और बैकवर्ड किसे कहते हैं या रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो उसमें आप देखें तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। देखें बोर्ड पर, फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसके बरक्स रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो लिखा हुआ है इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड वाला हमेशा लेफ्ट टू राइट, अभी आपको मैं समझा दूं पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है जबकि रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। एरो भी आपको बता रहा है कि राइट टू हमेशा लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया हमारा। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। और ये बात मैं आपको तीसरा दिन आज बता रहे हैं हम आपको कि बेटा इनिशियली हम मार्केट से क्या लेके आते हैं, हम रिएक्टेंट लेके आते हैं। रिएक्टेंट को हम, कोई भी कंपनी का ओनर है, कोई भी इंडस्ट्री रन कर रहा है तो वो सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आएगा, रिएक्टेंट्स लेके आएगा। जब वो रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट को डालेगा तो इनिशियली बच्चों सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि मैं पिछली 2 क्लासेस आपको बताया था कि इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। मैं यहाँ पर डैश आता हूँ कि प्रोडक्ट हमारे पास इनिशियली जीरो है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इनिशियली बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसे फौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होता है इनिशियली वो स्लो होता है, नेग्लिजिबल होता है और बाद में जाकर वो इंक्रीज होता है। उन्होंने पॉइंट भी लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, और फिर कहता है कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। ये वाली बात आप इस ग्राफ भी देख सकते हो, जो ग्राफ आपको मैं बनवा रहा था जिसमें हमने कहा था रिएक्टेंट शुरू बहुत ज्यादा होता है, आस्ता आस्ता उसका रेट कम होना शुरू। रेट की बात करता हूँ, वाई एक्सिस पे रेट होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है। 2 ग्राफ है मेरे पास, एक और ग्राफ भी मैं आपको अगर आज टाइम मिला तो आज भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। एक होता है वाई एक्सिस पे रेट, एक दफा होता है वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। दोनों के अलग ग्राफ है थोड़े से, दोनों आप देखते तो अच्छी बात है। रेट के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि इनिशियली बच्चों हमारे पास रेट बहुत ज्यादा होता है, तो रिएक्टेंट का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आस्ता आस्ता रिएक्शन का जो रेट है रेट ही होता है। आस्ता आस्ता रिएक्टेंट का रेट फॉरवर्ड रेट यानी कम होने लगता है और प्रोडक्ट का रेट शुरू में नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट का रेट बढ़ना स्टार्ट होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों के रेट बराबर होते हैं एंड दैट इज द स्टेट वेयर वी कैन से दैट इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की,
जो कि हमारा एसएलओ नंबर 9.1.4 था। 9.1.4 में बच्चों ने क्या करना था, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन भी देखना था हमने, और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमने जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम भी देखना है। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन। जो हमारा 9.1.4 है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, जो कि मैं आपको सब बता चुका हूं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है शुरू में बहुत तेज होता है जबकि रिवर्स डायरेक्शन शुरू में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, और कुछ टाइम हो जाने के बाद आस्ता आस्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होना शुरू हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम लेफ्ट टू राइट शो करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन को हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट शो करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो है हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर सवाल को आप कर लें। अब हम जाएंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि 9.1.4 का लास्ट पार्ट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जिसे पढ़ना है और डिस्कस भी करना है, ठीक है। आप देखें बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक यही है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं और अगर आप बच्चों पांचों को बारी बारी पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें की गई एक एक बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी 2-3 दिन से जो हम इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, वो सारी की सारी इसमें यहाँ पर रिटन है। एक पॉइंट ऐसा होगा शायद आपसे डिस्कस नहीं किया है, आपको नहीं समझा सके हम वो चीज, आज वो इस प्रॉपर्टीज में फिर से डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, लेकिन कोई समझाने की चीज आएगी तो जरूर आपको यहाँ पर बताऊंगा बोर्ड के ऊपर कि कैसे वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है इस चीज को। नंबर 1 पॉइंट कहता है कि एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। सॉरी, वो कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा अचीव होता है क्लोज सिस्टम के अंदर इन विच सब्सटेंस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम कहां फॉलो करेगा, इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश होगा, कौन से रिएक्शन वेसल में एस्टैब्लिश होगा, जब सिस्टम को क्या होना चाहिए। तो बेटा देखें सिस्टम 3 किस्म के होते हैं, ठीक है, आपको के लिए भी याद चुके 9 मैट्रिक क्लास में, तो आपको मैं 2 किस्म के सिस्टम बताता हूं, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। तीसरा भी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन वो आप फर्स्ट से सेकंड में आके इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको। अभी आप ये समझे कि हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम होते हैं। पहला पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। पहला पॉइंट ये कहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा कहां आएगा, कहां पे एस्टैब्लिश होगा, जब आपका सिस्टम क्लोज होगा। अगर आपका सिस्टम ओपन है तो वहां पे कभी गलती से भी, चाहे भले रिवर्सिबल रिएक्शन हो या रिवर्सिबल रिएक्शन हो, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आप नहीं अचीव कर सकते, चूंकि ओपन सिस्टम में, समझेंगे, ओपन सिस्टम में वी कैन एंटर और वी कैन लीव सम अमाउंट ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट। हम वहां से, अगर मैं कहूं ये ओपन वेसल है, सॉरी मैं कहता हूं ये क्लोज है, ये वेसल ऊपर से मैंने रिएक्टेंट डाल के क्लोज कर दिया, यानी मैंने यहाँ पर ए और बी डाला, ए और बी वेसल में डाला और उनका रिएक्शन स्टार्ट करवाने के बाद मैंने यहाँ पर ऊपर बंद कर दिया, सिस्टम को क्लोज कर दिया। अंदर बनना होगा C+D, समझना, ए बी डाला और सी डी बन रहा है। दूसरा सिस्टम मैंने ये लिया जिसे मैंने ओपन छोड़ दिया, यहां पर मैं डाल रहा हूं A+B जो कि बना रहा है C+D। तो आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। ऐसा तब होगा जब दोनों के अमाउंट अंदर बैलेंस होंगे, यानी जितने अमाउंट से मैं ए और बी स्टार्ट कर रहा हूं उसी को रिड्यूस होकर सी और डी बनेगा। बिल फर्स्ट अज्यूम करें आप कि अगर ए और बी को रिएक्शन करवाने के बाद सी और डी बनता है और सी और डी में से कोई एक गैस होती है, फॉर एग्जांपल सी और डी में से एक कोई ना कोई गैस होती है, अगर सिस्टम क्लोज हुआ तो वो गैस सी को हेल्प आउट करेगी वापस ए और बी बनाने में। लेकिन अगर सिस्टम ओपन हुआ तो सी और डी बनते ही डी तोड़ जाएगा, डी ऊपर ओपन सिस्टम से बाहर लीव कर जाएगा सिस्टम को और अकेला सी रह जाएगा
और फिर अकेला जो सी रह जाएगा वो कभी भी प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, यानी वो कभी भी रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि सी नीड्स डी टू कंप्लीट द रिवर्स रिएक्शन। और इफ योर सिस्टम इज ओपन, अगर आपका सिस्टम ओपन है और इसमें कुछ थोड़ी सी भी चीज, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, अगर यहाँ से स्किप आउट हो गया, अगर आपके सिस्टम में से चला गया या आपने और ज्यादा कोई और चीज एंटर कर दी, तो आपका ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकेगा। पहले पॉइंट में अगर इश्यू है तो आप चैट बॉक्स में रेज कर सकते हैं कि सर ये बात थोड़ी वापस एक्सप्लेन करते हैं या समझ में नहीं आई, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ने ये कहा कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ऐसा इक्विलिब्रियम के रेट ऑफ एक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर भी हो और रिएक्शन चलता भी है, चलने का मतलब है डायनामिक, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज बताइए कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए। अगर आप कुछ सर क्लोज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो बेटा अगर क्लोज नहीं हुआ तो आपका सिस्टम ओपन होगा, और अगर आपका सिस्टम ओपन हुआ तो आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो किसी भी वक्त सिस्टम को लीव कर सकता है और किसी भी वक्त सिस्टम को एंटर कर सकता है। इसका मतलब है इसमें हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी फॉलो नहीं होगा, यानी इसमें कभी भी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ओपन सिस्टम वापस समझा देता हूं। तो ओपन सिस्टम का मतलब बेटा ऐसा होता है जैसे कि आप घर में अपने जो है वो किचन के अंदर अगर चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते हुए जिस भी आप वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर चाय बनाते हैं, तो चाय में आपने ऊपर से जो उसका कैप होता है, उसको जो हैंडल होता है उसके ऊपर वो आपने हटा दिया और आप चाय बना रहे हैं, ठीक है। चाय बनाते हुए आपने, थोड़ी सी इसको डिटेल में बताऊंगा, चाय बनाते हुए आपने जो है 5 कप जो है उसमें चाय के बना रहे हैं और आपने इसको हीट अप कर दिया, आपने जो स्टोव है वो ऑन कर दिया और चाय बन रही है। आपने थोड़ी देर लगा दी, जब आपने चेक किया आपने, तो आप देखिए उसमें से 5 कप की जगह 4 कप बच जाएंगे, 1 कप जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा वहां से। तो आप बोलेंगे यार डाले तो 5 कप थे और बच तो 4 गए, इसका मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट आप डालते हैं, बेसिकली चाय में रिएक्टेंट कौन है? चाय में रिएक्टेंट आपका वाटर है, मिल्क है, आपकी जो टी है, पत्ती जिसे कहते हैं, टी है आपकी, और आपकी शुगर है। ये 4 चीजें आपके रिएक्टेंट जो क्या मार्केट से खरीद के लाई, आपने कंटेनर में डाले और आपने जो है इसको ऑन करके स्टोव को आपने उसको पकाना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ देर के बाद 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट बन चुका होगा। प्रोडक्ट का मतलब है आपकी जो चाय है वो तैयार हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी देर करते हैं, चूंकि आपका सिस्टम ओपन है, सिस्टम ओपन का मतलब है कि आपका जो ऊपर कंटेनर है जिसमें आप चाय बना रहे हैं वो ऊपर से ओपन है। अगर आप थोड़ी देर ज्यादा कर दें, 20 से 25 या 30 मिनट के बाद जाएंगे, तो आप देखेंगे जो आप रिएक्टर लेके डाला था आपने, 5 कप डाले थे वाटर के, अब उसमें 4 कप निकल रहे हैं। इसका मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टर वहां से निकल चुका है। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें से आप अपना सामान रिएक्टेंट का बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आपको अलाउ नहीं होता कि आप रिएक्टेंट को बाहर निकालें अंदर डालें, ठीक है, अलाउ नहीं होता। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल दूं, इसकी एग्जांपल ये क्लोज सिस्टम की, जो पेप्सी के कैन आते हैं, ठीक है, जैसे 7 का कैन हो गया, पेप्सी का, कोका कोला कैन हो गया, कैन ऊपर से सील होता है, ठीक है। जब तक कैन सील है आपका, ठीक है, टिन का जो कैन मिलता है मार्केट से, जब तक वो सील है तब तक आप कहेंगे कि इसमें जितना अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक है वो उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको क्या कहते हैं अपसाइड डाउन करें, चाहे आप उसको कैसा भी करें, कहीं भी रखें, ठीक है। आपका जो पेप्सी का कैन है या आपका कोल्ड ड्रिंक का जो कैन है, उसको आप जैसा भी करें उसके अंदर उतनी ही कोल्ड ड्रिंक है जितनी है, ठीक है, वो वहां से नहीं निकल सकती क्योंकि वो सिस्टम क्लोज है। लेकिन यही अगर आप उस पेप्सी कैन को खोल देंगे और थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें जितनी गैस है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो सब स्किप आउट कर जाएगी, निकल जाएगी। इसका मतलब कौन सिस्टम बन गया? ओपन सिस्टम बन गया। ओपन सिस्टम अलाउ, फाइंड आउट करते हैं चीज को, ओपन सिस्टम अलाउज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू लीव और एंटर द सिस्टम। देयरफॉर dynamic equilibrium cannot be established in such type of systems, but in closed system where reactant and product are not allowed to leave or enter the system, these are called the closed system, and in these system we can establish dynamic equilibrium, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहली बात उन्होंने की, अब सेकंड बात पे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये हम बात कर चुके हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में ये बात की थी कि किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। मैं भी यहाँ आपको समझा रहा था कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन शर्त ये होती है कि उनका रेट जो होता है वो सेम होता है, यानी टाइम के हिसाब से अगर इसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं तो उसी टाइम के हिसाब से इसके भी 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर कन्वर्ट होंगे, रेट सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम state a reaction does not stop, forward and reverse reaction keep on taking place but at the same rate but in opposite direction, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको समझाई
कि किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स चलते रहते हैं सेम रेट से बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। ये थी हमारी पॉइंट नंबर 2। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, वो ये कहता है कि एट इक्विलिब्रियम state the amount mean concentration of reactant and products do not change, उनकी concentration change नहीं होती, even physical properties like color density remain the same, even वो कह रहा है कि आपकी color density वगैरह भी same रहती है। ठीक है, इसको जरा फर्दर मैं बताऊं आपको, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि concentration or the amount of reactant and product does not change during the dynamic equilibrium। मैं इसी एग्जांपल ही दूंगा आपको जो मैंने कल भी की थी, आज फिर से देंगे आपको तो बताएंगे। याद करें कल हमने आपसे कहा था कुछ यूं, फॉर एग्जांपल हमने 100 लिए थे कम होते होते, फाइनली मैंने कहा था ये 20 बच जाएंगे, ये 50 बच जाएंगे, ये 30 बच जाएंगे और ये 40। ये 20, 50, 30 और 40 क्या था? ये थी अमाउंट। अमाउंट का मतलब कंसंट्रेशन। अगर आप बुक में देखें पॉइंट नंबर 3 में तो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका होगा, सपोज करें इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है, सपोज करें इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, वो कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे हैं तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ reactant or product do not change once you have at the state of chemical equilibrium, the amount, the concentration cannot be changed, वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी भाई? अभी तो बताया कि रेट सेम हो गया है, जिस टाइम ऑफ अमाउंट में इसके दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसी टाइम में इसके दो यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जो अमाउंट और कंसंट्रेशन है वो फिर सेम हो गई। मैं एग्जांपल भी दी थी आपको कि इसमें से जब एक जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 19, इसमें से जब एक जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 49। उसी वक्त में यानी उसी टाइम के इंटरवल में यहां से एक मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, इधर कितने बच जाएंगे 29, यहां से एक मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, यहाँ बच जाएंगे 39। और जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट की तरफ आएंगे ये फिर से 20 बन जाएगा और ये फिर से 50 बन जाएगा, ये फिर से 30 बन जाएगा और ये फिर से 40 बन जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, रिएक्शन नहीं रुकता, फॉरवर्ड अपनी जगह हो रहा होता है, रिवर्स अपनी जगह हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो रेट है वो सेम रहता है और कंसंट्रेशन भी उनकी सेम रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, मैं ये कह रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम पे जो जिसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जिसका जो अमाउंट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो उसका थ्रू आउट इक्विलिब्रियम सेम रहता है। मैं बात रिपीट करूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते सबकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, वो वाले ने भी ये नहीं लिखा और ना ये कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि जब भी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा उस वक्त जिसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी कंसंट्रेशन चेंज फिर नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, चाहे इसकी 30, इसकी 40, 60, 70 जो भी है, कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, रुक जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर वो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है, वो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम नहीं, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड, आइदर वे। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, वो ये कहना चाह रहा है इसमें, ये पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको। और पॉइंट नंबर 4 में कहता है वो कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम जो है दैट कैन बी अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। आइदर वे का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कहीं से भी अटेन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ से ही अटेन होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन की तरफ आते आते भी अटेन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, बात को और सुनिएगा, आखिर के 5 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूं ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर दूं, नहीं हो सके तो भले इस पॉइंट टाइम लेक्चर रोक देंगे, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको बात। इसका मतलब ये है बच्चों, शुरू में मार्केट से मैं लाया था रिएक्टेंट, मैंने आपको बताया 100 लेके आया हूं, आस्ता आस्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन सबसे पहले बहुत तेज था, आस्ता आस्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होने लगा, यानी सारा कहां आने लगा? प्रोडक्ट में आने लगा। फिर जब प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट बढ़ने लगा, फिर प्रोडक्ट की तरफ से वापस से ये रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी आएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आएगा। इसी आने जाने में किसी तरफ से भी इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है, यानी किसी तरफ से भी शिफ्टिंग के दौरान, चाहे तो लेफ्ट साइड पर शिफ्टिंग के दौरान या राइट साइड पे शिफ्टिंग के दौरान हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको वापस से यूं बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करेंगे। ये 100 लिया मैंने, ये था 0 0। ठीक है,
सपोज करें, जल्दी से बताता हूं मैं, ये जो है वो 50 हुआ, ये जो है 60 हुआ, ये 40 हुआ, ये 50 हुआ एग्जाम्पल। फिर क्या हुआ, जैसे ही कम हुआ और 40 हुआ, ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, और आपने कहा भाई यहीं पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, अब जो है चेंज नहीं हो रही कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम आया कैसे आया, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए आया, ठीक है, ये इस तरफ जाते रहा। लेकिन वो बोला कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले यूज आए, देखिए अब ये पहले क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। लेकिन आपने कहा अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में वापस से 50 हो गया, ये वापस से 60 हो गया, और ये वापस से 40 हो गया, ये वापस से 50 हो गया। इसका मतलब क्या, आपने देखा ट्रेंड, देखिए ट्रेंड, आपने देखा कि ये यानी कम हो रहा था, इस सेक्टर वापस बढ़ा, ये बढ़ रहा था, इसके बाद वापस कम हुआ है। कम होने का मतलब क्या है कि अब प्रोडक्ट किस में आया होगा, अब प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में आया होगा, और इसके बाद आपकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे यार जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, कहां से आते हुआ है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हुआ है। तो ये बता रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में कि आपका इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए भी अटेन कर सकते हैं आप लोग, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हुए भी अटेन कर सकते हैं आप लोग। दोनों तरीकों से आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। और लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। और इसी बात को जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, वो बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है बच्चों, यानी ये अटेन हो गया है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है, जब अटेन हो गया तो इस अटेन किए गए केमिकल इक्विलिब्रियम को हम खुद डिस्टर्ब कर सकते हैं। किन तीन चीजों के जरिए, कंसंट्रेशन के जरिए, प्रेशर के जरिए और टेम्परेचर के जरिए। ये तीन तरीकों से हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। नेक्स्ट भी नहीं बल्कि कुछ ऐसे उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हमें बताया जाता है कि हाउ कैन केमिकल इक्विलिब्रियम मे चेंज और मे डिस्टर्ब बाय यूजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसको लाजमी आप याद कर लीजिएगा और एक दफा रिवाइज भी कर लीजिएगा। जितना भी बुक में पेज नंबर आपके 6 तक, सॉरी हाँ पेज नंबर 6 तक जितनी भी चीजें उसको रीड आउट कर लीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।